हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी अर्थ के बारे में और इसके कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न या साधारण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अर्थ अर्थ की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे जो आपकी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 SST ग्रुप और MPTET जैसे शिक्षक भर्ती ग्रुप में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पृथ्वी के बारे में सबसे पहला फैक्ट है हमारा, वो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो कितनी झुकी है तो आपको पता है 23.30 पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.3 पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला जो फैक्ट है हमारा, वो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, बाकी किसी भी ग्रह पर नहीं है? तो आपको इसका आंसर अच्छे से मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कि इसका आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, जैसे जल, पानी, वायु आदि पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। अगला है सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सौरमंडल के जो बड़े ग्रह हैं उसमें पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसका स्थान है 5वां। जो सौरमंडल के बड़े ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का स्थान अगर बड़े ग्रहों की तुलना से लिया जाए तो पृथ्वी का स्थान 5वां है। और सबसे बड़ा कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। और पृथ्वी का कौन सा नंबर लगता है? 5वां नंबर लगता है। अगला जो प्रश्न हमारा वो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। कितना? 12,756 किलोमीटर। कौन सा व्यास? विषुवतीय व्यास। और अगर बात की जाए कि ध्रुवीय व्यास कितना है, तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714। तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 12,700 अगर आप याद रखेंगे तो ये क्लियर कर लेंगे। जो ध्रुवीय व्यास है वो थोड़ा सा कम है और जो आपका विषुवतीय व्यास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी दोनों है 12,700 के अंडर ही। अगला जो प्रश्न हमारा पृथ्वी में बनता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? आपको पता है कि पृथ्वी कुछ ऐसे दर्शाया जाता है और वो किस दिशा में घूमती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? जो अपनी धुरी है पृथ्वी की वो कितनी रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो जो पृथ्वी की रफ्तार है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर जो लगाती है वो किस गति से? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये परिक्रमा को पूरा करती है। अगला जो फैक्ट है हमारा पृथ्वी के बारे में वो है पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि पृथ्वी की जो आपकी घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी की किस गति के कारण साल बदलते हैं या साल बनते हैं? तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है या परिक्रमण गति के द्वारा ही साल बनते हैं। तो अगर प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति के कारण साल बनते हैं तो वो आंसर हो जाएगा आपका परिक्रमण गति के द्वारा साल बनते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है और आपको पता भी होगा कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। याद रखिएगा
आपको पता भी होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह की एक क्वालिटी होती है कि वो तारा यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो कितने समय में करती है। तो इधर आ गया था, एक जो परिक्रमा पूरी होती है वो 365 दिन में होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो ये परिक्रमा करती है उस समय को क्या कहते हैं? तो जब ये परिक्रमा पूरी हो जाती है तो उसे कहा जाता है सौर वर्ष। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका जो एक चक्कर पूरा होता है उस चक्कर में लगे समय को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। अगला फैक्ट है हमारा, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो प्रत्येक जो हमारा सौर वर्ष है, सौर वर्ष यानी जितना एक चक्कर लगाने में लगा है अभी हमने जिसकी बात की, और कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 घंटे। आपको पता है कि 6 घंटे जब बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आपका जो लीप ईयर पड़ता है वो 6 घंटे जुड़कर ही आता है, और इसलिए आपकी जो लीप ईयर में फरवरी होती है वो कितने की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक सौर वर्ष में 6 घंटे बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो समान है वो कौन से ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र की बहन कहा जाता है, या शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो आपका वो है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो हमें वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर 71% में जल है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो अगर पूछा जाए कि सूर्य जो है उसके बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा की जो सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाली विज्ञान है उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है किसका? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक अध्ययन करने वाले की विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह, तो आपको पता है जीवाश्म ग्रह जो कहा जाता है उसे चंद्रमा को कहा जाता है। कौन सा ग्रह? जीवाश्म ग्रह। लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, जीवाश्म ग्रह की संज्ञा से मिली है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी को क्या करता है? परावर्तित करता है, इसलिए चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चमकता है। चंद्रमा एक उपग्रह है जिसका स्वयं का ऊर्जा एवं प्रकाश नहीं है, वो परावर्तित कर रहा है किसकी रोशनी को? सूर्य की रोशनी को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समुद्र के उठने वाले ज्वारभाटा की वजह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। इस प्रकार से क्या होता है? ज्वारभाटा उठता है। जब ज्वारभाटा उठते हैं तो जो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 हो जाता है, तो ज्वारभाटे उठने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा
पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा जो है वो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम की मात्रा जो चंद्रमा पर पत्थर पाए जाते हैं उन पर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो कितने प्रतिशत भाग हमें दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57, यानी कि 57% भाग ही हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे लिए, वो है चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? यहाँ पर किसकी परिक्रमा की बात की जा रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, लैपनेड पर्वत जो है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत? लैपनेड पर्वत है जो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने पढ़ाई थोड़ी सी भी की होगी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्डन। तो आपको एडविन एल्डन का नाम याद हो ना हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम जरूर याद होगा। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने पर सफलता पाई? तो आपको पता है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे वो 21 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा वो है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो जब चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे तो उन्होंने यूज किया था जिस यान का, उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 यान का नाम था। अंतरिक्ष का महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र एक वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटने वाली जो रेखा है उसको प्रकाश चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। अगला प्रश्न है जो हमारे लिए वो है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। अगला प्रश्न है, एप्साइड रेखा क्या है? तो एप्साइड रेखा को बारे में जान लेते हैं। अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। जो उपसौरिक है और अपसौरिक है उसको मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है, कैसी रेखा? काल्पनिक रेखा जो सूर्य के कहाँ से होकर गुजरती है? जी, केंद्र से होकर गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक और अपसौरिक की काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला है, प्रश्न बन रहा होगा कि ये औपसौरिक और अपसौरिक क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि उपसौरिक क्या है। सबसे पहले तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। 3 जनवरी को जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो सबसे कम हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? उपसौरिक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अपसौरिक के बारे में। तो जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूर चली जाती है जिसे अपसौरिक कहा जाता है। मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी सर्वाधिक हो जाती है वो कब हो जाती है? जुलाई में, और उसे ही क्या कहा जाता है? अपसौरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अक्षांश क्या है? अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा, तो उसी अक्षांश के बारे में जान रहे हैं। तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ से खींची गई है? पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है। मतलब कि अगर ये ग्लोब है तो आपको पता है कि ये आपका पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी है अक्षांश रेखा। और अगर बात की जाए देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखाएं ऐसी खिंची हुई होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? तो शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है
आपकी विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में जाना जाता है। ये यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर 0 डिग्री पर जो रेखा है इसके विषुवतीय रेखा या भूमध्यीय रेखा माना जाता है। अगला प्रश्न है देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर आपको बता भी दिया है कि उत्तर से दक्षिण, मान लीजिए ग्लोब है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी स्थान के अगर समय के बारे में जानना है तो इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा आपको देशांतर रेखाओं का। किस रेखाओं का? देशांतर रेखाओं का प्रयोग करना पड़ेगा आपको समय जानने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है? मान लीजिए देशांतर रेखाएं हैं, ये ग्लोब है और ये 2 देशांतर रेखाएं, तो इनके जो बीच की दूरी है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गौरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गौरे कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य की चमकती सतह जो है चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे ही क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगली बात, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? जो सूर्य ग्रहण है वो पूर्ण रूप से किस दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण अमावस को होता है। अगली बात है चंद्र ग्रहण कब होगा? तो चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा को होता है। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आएगा? चंद्रमा बीच में आ जाएगा। और चंद्र ग्रहण में जो आपका बीच में आएगा वो कौन आएगा? पृथ्वी बीच में आ जाएगी। और पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होगा वो होगा पूर्णिमा की रात को। अगला प्रश्न है समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर रेखा का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और ये आपकी यहाँ पर आपके मान लीजिए 4 बजे हुए हैं, यहाँ पर 4 बजे हुए हैं। तो अगर आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर आपके कितने मिनट बढ़ जाएंगे? 4 मिनट। तो मान लीजिए ये अंगुली देशांतर रेखाएं हैं कुछ बनी हुई हैं, तो अगर हम 4 बजे के बाद इस देशांतर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर 4:04, यहाँ पर 4:08, यहाँ पर 4:12 समय प्रदर्शित होगा। जितनी रेखाएं बढ़ती जाएंगी उतनी हमारे 4-4 मिनट बढ़ते जाएंगे। और अगर हम इस साइड जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर टाइम होगा हमारा 3:56। फिर यहाँ पर अगर अगली रेखा की बात करें तो यहाँ पर समय होगा हमारा 3:52। और अगर हम अगली रेखा के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा टाइम होगा 3:48। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो आपका 4 मिनट बढ़ता जाएगा और अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपका प्रत्येक 4 मिनट क्या होता है? घटता जाता है। चलिए अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो 180 देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। दोस्तों आज हमने डिस्कस किए कुछ महत्वपूर्ण 44 फैक्ट जो कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य से संबंधित थे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।